नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आपके साथ मैं हूं दीक्षा। तो चलिए शुरुआत करेंगे रेलवे बोर्ड के एक बड़े फैसले के साथ। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक बुक सभी रेल टिकटें रद्द कर दी गई हैं। 12 अगस्त तक शुरू नहीं होगी नियमित रेल सेवा। तो एक बड़ी और अहम जानकारी आप सभी के लिए, 1 जुलाई से 12 अगस्त तक बुक सभी रेल टिकट रद्द हो गई हैं। 12 अगस्त तक शुरू नहीं होगी नियमित रेल सेवा। स्पेशल राजधानी और एक्सप्रेस ट्रेनों पर कोई रोक नहीं होगी। ट्रेन सेवा बहाल करने पर रेलवे बोर्ड का ये फैसला सामने आया है। और चलिए अब एक नजर राजस्थान के कोरोना ग्राफ पर। मरधुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,296 हो गई है। राजस्थान में आज 287 पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 379 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 16,296 पॉजिटिव में से 12,840 की रिपोर्ट नेगेटिव भी हुई है। इलाज के बाद 12,563 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। प्रदेश में अब कुल 3,077 एक्टिव केस हैं। आज 229 लोग रिकवर हुए हैं, वहीं 212 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज 229 लोग रिकवर कर लिए गए। इसी के अलावा 212 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव्स की संख्या 4,685 है और वहीं 78% रिकवरी रेट के साथ मरधुरा सबसे बेहतर राज्य बनकर सामने आया है। आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं, आंकड़े देखिए। कुल संख्या देखिए 16,296, एक्टिव केसेस की संख्या देखिए 3,077, ठीक होने वालों की संख्या 12,563 और मौत का आंकड़ा 379। बाबा रामदेव बाबा की कोरोनिल दवा पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि इसके लिए ना तो आईसीएमआर से अनुमति ली गई और ना ही मुझसे किसी तरह की स्वीकृति ली गई। इसलिए बिना आधार के इस तरह की दवा की मार्केटिंग करना जायज नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है। प्रदेश भर में लोगों के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग की ओर से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा वितरित किया गया है, लेकिन इम्यून बूस्टर को दवा के रूप में प्रचारित करना गलत है। प्लाज्मा थेरेपी यहाँ शुरुआत की तो आईसीएमआर से परमिशन लेके की, बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए कोई भी क्लिनिकल ट्रायल मैं समझता हूँ लीगल नहीं है। अगर उनको आईसीएमआर ने परमिट किया है तो फिर आयुष मंत्रालय ने रोक क्यों लगाई? उत्तराखंड वाले स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हमसे तो इन्होंने इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने की परमिशन ली थी, राजस्थान सरकार ने कोई परमिशन दी नहीं है। तो बिना सरकार की परमिशन के इस महामारी के दौर में, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई है और पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही है इस महामारी से, उसमें आप क्लेम करोगे मैं हमने दवा खोज ली है, तो कोई तो आधार होगा उसका। बिना आधार के इस तरह की मार्केटिंग करना मैं समझता हूँ जायज नहीं है इस महामारी के दौर में। ये तो भद्दा मजाक है। और ना इनको आईसीएमआर से कोई परमिशन मिली है। और जिस ढंग से प्रोडक्ट, अगर ये कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए है, मुझे कोई एतराज नहीं होता। हम खुद ही काढ़ा वितरित कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो शानदार वितरित कर रहे हैं यूनानी वाला। गृह मंत्री ने आपातकाल के जरिए कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार पर वार क्या किया। बचाव में राजस्थान के सीएम गहलोत ने एक के बाद एक ट्वीट कर सियासी जंग को चरम पर पहुंचा दिया है। सीएम गहलोत ऐसे शख्स हैं जो इस वक्त कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर सबसे करारा प्रहार करते हैं और जब आपातकाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने सियासी घमासान की शुरुआत की तो वो भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने ट्वीट किया, यह कांग्रेस पार्टी है जिसने इस राष्ट्र के लोकतंत्र का निर्माण, संरक्षण और पोषण किया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारतीय लोकतंत्र केवल मजबूत और समृद्ध लोकतंत्र है। इस राष्ट्र के 70 वर्षों के इतिहास में कांग्रेस पार्टी द्वारा निभाई गई महान भूमिका के लिए धन्यवाद। कांग्रेस के गुणगान के साथ साथ सीएम गहलोत ने गांधी नेहरू परिवार का इतिहास भी याद दिलाया और ट्वीट कर लिखा, बलिदान कांग्रेस के डीएनए में निहित है। नेहरू जी से आज तक स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया और
बांग्लादेश को एक नया राष्ट्र बनाने में उनका योगदान हमेशा भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बना रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। इस देश के लोकतंत्र में उनका योगदान है। अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि स्वर्गीय श्री राजीव जी ने भी इस महान राष्ट्र के लिए अपना जीवन लगा दिया और उनके योगदान ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं जो इस राष्ट्र को अभी भी 70वें और 74वें संविधान संशोधन की तरह मजबूत बना रहे हैं। पंचायती राज और 18 वर्ष की आयु में युवाओं के लिए मताधिकार का अधिकार। कांग्रेस का बचाव करने के साथ साथ सीएम गहलोत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी करारा प्रहार किया और लिखा, मुझे आश्चर्य नहीं है कि सभी विपक्षी पार्टियों के बीच पीएम मोदी और अमित शाह केवल कांग्रेस को लेकर चिंतित हैं। उनकी असुरक्षा और डर इस बात का सबूत है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में ही मौजूदा सरकार की निरंकुशता का मुकाबला करने की शक्ति है। पिछले 3 दशक से गांधी परिवार का कोई सदस्य सत्ता में नहीं रहा। उन्होंने हमेशा मेरे जैसे कांग्रेस पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और पार्टी कैडर को मजबूत किया है। यदि हम सब लोगों से कट गए हैं तो शाह जी इतने चिंतित क्यों हैं? सीएम गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी लिखा कि बीजेपी के सत्ता में आए अभी केवल 6 साल हुए हैं और हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने इस देश के लोकतांत्रिक, जातीय और सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया है। क्या हम जानते हैं कि बीजेपी में मोदी शाह से आगे कोई नहीं है? सीएम गहलोत जब वार करते हैं तो फिर विरोधियों के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते और उनका ये ट्वीट इसी का एक सबूत है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जैसा कि श्री आडवाणी ने एक बार 2015 में कहा था कि जो ताकतें लोकतंत्र को कुचल सकती हैं वे मजबूत हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि यह फिर से हो सकता है। मोदी के साथ अमित शाह ने एनडीए को हाईजैक कर लिया है और अन्य नेताओं के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं छोड़ी है। ऐसे में वे कांग्रेस पार्टी और सीडब्ल्यूसी के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठाने के लायक नहीं हैं। इन ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं सीएम गहलोत ने किस कदर गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। वैसे यह सियासत है और यहां ऐसे वार पलटवार का सिलसिला चलता ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीएम गहलोत ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आम लोगों की भागीदारी के लिए सेल्फी चैलेंज दिया है। सीएम ने खुद मास्क लगी सेल्फी ट्वीट करने के बाद आम लोगों से अपील भी की। सीएम ने लिखा कि जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कोरोना के बचाव का 10 दिवसीय जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आप भी मैं कर सकता हूं, मैं सतर्क हूं के साथ मास्क पहने हुए वीडियो और फोटो अपलोड कीजिए। मास्क पहनिए, 2 गज दूरी रखिए, हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और सावधानी रखते हुए अपने आसपास कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाएं। राजस्थान में गरीब और असहाय व्यक्ति का पेट भरने के लिए गहलोत सरकार इंदिरा रसोई योजना लाने जा रही है, जिस पर जमकर राजनीति गरमाई हुई है। एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार पर बीजेपी का प्रहार। मेरी जानकारी में आया कि राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो पहले वसुंधरा जी के राज में चल रही थी, उसका नाम बदलकर योजना को प्रारंभ करें। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का कड़ा पलटवार। नाम बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, हम तो कोई नई योजना चालू करना चाहते हैं। रसोई पॉलिटिक्स की जय जयकार। गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे के राज की एक और योजना का नाम क्या बदला, बीजेपी तिलमिला उठी और पूर्व यूडीएच मंत्री ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। मेरी जानकारी में आया कि राजस्थान की सरकार
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो पहले वसुंधरा जी के राज में चल रही थी, उसका नाम बदलकर योजना को प्रारंभ करें। बीजेपी का आरोप है कि जिस अन्नपूर्णा रसोई योजना को वसुंधरा सरकार ने शुरू किया था, उस पर सियासत की जा रही है। मौजूदा सरकार नए नाम से अपना काम दिखाकर जनता को परोसने जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लंबे समय तक इस योजना को बंद करने के बाद आज लोगों के दबाव में आकर जनता की डिमांड पर उस योजना को प्रारंभ कर रही है। जबकि कांग्रेस चीख चीख कर कह रही है कि इंदिरा रसोई योजना का अन्नपूर्णा रसोई योजना से कोई संबंध नहीं है। योजना का नाम और स्वरूप बिल्कुल नया है। इसके पीछे गहलोत सरकार की मंशा एकदम साफ है। कोई भूखा ना सोए, शहरी गरीबों को भोजन मिले। इस योजना पर सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे जरूरतमंदों को रियायती दर पर 2 वक्त का भोजन मिलेगा। एनजीओ के जरिए योजना चलाई जाएगी और आईटी के जरिए योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग होगी। नाम बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो कोई नई योजना चालू करना चाहते हैं। जनता का मेरी तेरी योजना से कोई सरोकार नहीं। उसको तो इंतजार है कि सूबे की सरकार गरीब, असहाय और जरूरतमंदों का पेट भरने के इस रसोई योजना का कब से आगाज करेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। चलिए बात सीएम के महाअभियान की। मास्क लगाकर बताइए कितने सतर्क हैं आप। महामारी बुरी, सावधानी जरूरी। सीएम का महाअभियान अपलोड करें सेल्फी विद मास्क। बताएं क्या आप सतर्क हैं? हैशटैग मैं सतर्क हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस कल प्रदेश भर में गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। इसके लिए जयपुर के शहीद स्मारक मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम गहलोत समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। शहीदों को सलाम दिवस कार्यक्रम शहीद स्मारक पर सुबह 10:30 बजे होगा। इसी सिलसिले में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक कांग्रेस जन अपने अपने क्षेत्रों में शहीद स्मारक या महात्मा गांधी की प्रतिमा या स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित स्थान पर बैठकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी स्पीक अप फॉर आवर मार्टरेज ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए भवन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे। नए भवन की लागत लगभग 4 करोड़ 66 लाख रुपए है। मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हमें आने वाले समय में बड़े स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा और नवाचार भी करने होंगे। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और नए भवन के माध्यम से इसमें मदद मिलेगी। चलिए बात सीबीएसई एग्जाम्स पर कोरोना की मार की। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के बचे हुए एग्जाम्स को करवाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा ने परीक्षा करवाने में असमर्थता जताते हुए हल्फनामा दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई को होने वाली परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। बता दें कि सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और परीक्षाओं को पूरी तरह से कैंसिल करने का फैसला किया है, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं अब वैकल्पिक होंगी या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क के लिए राजी हो या फिर माहौल उपयुक्त होने पर परीक्षा दें। इसे लेकर अधिसूचना कल तक जारी होगी।
प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले को लेकर तकनीकी शिक्षा विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों में 12वीं कक्षा के मेरिट अंकों के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने विभाग की बैठक में इस सुझाव को मंजूरी दे दी है। विभाग अब एडमिशन प्रक्रिया के साथ ही आगामी सत्र की तैयारी में भी जुट गया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता महेश दादीच ने तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से खास बातचीत की। देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब दाखिले 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर हो सकेंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग ने यह महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब इसमें हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरह का निर्णय है और कोरोना महामारी में ये निर्णय किस तरह से महत्वपूर्ण लिया गया? देखिए, पहले भी तकनीकी शिक्षा विभाग के संदर्भ में हमने पहले भी निर्णय लिया था और उसमें दो तरह की चीज़ें निकल के आ रही थी। तो एक बार तो हमने कहा था कि भाई ठीक है, इसको रिव्यू करेंगे। तो हमने लिया था कि 50% 12th के लिए और 50% जेई जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसके थ्रू हम एग्जाम जो होता है उसके आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन देंगे। और आज जो मीटिंग्स हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की प्लस विभाग की जो रखी गई, उसमें जो व्यू निकल के आया, एक्सपर्ट्स की भी राय थी, तो ये आया कि हम और जेई अभी जो एग्ज़ाम होना है उसका रिजल्ट कब आएगा, क्या बड़ी अनिश्चितता है इस कोरोना 19 के तहत। तो उस अनिश्चितता को और अपने छात्राओं को भय मुक्त करते हुए आज ये निर्णय लिया है कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो एडमिशन है वो 12th की मेरिट के आधार पर ही सेंट्रलाइज एडमिशन सिस्टम के माध्यम से होंगे। तो एक बहुत बड़ी राहत हमने दी है अपने स्टूडेंट्स को या बाहर के स्टूडेंट्स भी जो लोग आना चाहें। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो एक था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं सोचता हूँ 12th का रिजल्ट भी जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर है, उम्मीद है कि फर्स्ट वीक एंड तक या सेकेंड वीक में रिजल्ट आ जाएगा। और सीबीएसई ने भी आज परीक्षाएं अपनी शेष परीक्षाएं रद्द की हैं, तो उसके आधार पर भी जो उनका फॉर्मूला उसके आधार पर वो तय करेंगे। तो मैं समझता हूँ हम सेशन को जैसे कुछ होता है एडमिशन तो हम कर देंगे, डिपेंड होगा कि ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन टीचिंग या ये कुछ होगा, ये भविष्य की परिस्थितियाँ ही बताएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस होंगी कि भाई कॉलेजेस को खोला जाए नहीं खोला जाए, बुलाया जाए छात्रों को नहीं बुलाया जाए, या ई टीचिंग के माध्यम से ही जो है टीचिंग जो हम स्टार्ट कर दें। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। चीन से सटी भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों की गतिविधियों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि देश की अखंडता और चीनी सेना के मंसूबों को लेकर जो भी सरकार से सवाल कर रहा है, ये सरकार उसको डराने में लगी है, फिर चाहे सेना के पूर्व अधिकारी हो या राजनीतिक दल। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने साफ किया कि आज देश की सीमाओं पर एक गंभीर चुनौती है। From the Prime Minister on behalf of the country, we have these questions, we demand answers from the Prime Ministers. All the newspaper reports, the quotes by retired army generals and satellite images and the experts who have been opining that the Chinese have made several incursions. Why is the Prime Minister trying to contradict all of them? What is he trying to hide? Did the Prime Minister mislead people in the all-party meeting? Is our second question. We demand whether we were all misled. Has the Chinese army come and erected their tents on PP14 point at the Pangong Tso Lake area from finger 4 to finger 8? New bunkers being constructed by the Chinese army? Are they trying again to make fresh incursions? The Prime Minister and the Defence Minister need to come out clean, take the nation into confidence. लॉकडाउन ने राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को बड़ा झटका दिया है। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन की मार, सपना हुआ तार तार। कैसे होगा आरसीडीएफ का बेड़ा पार? मिल्क पाउडर बना मुसीबत, सोचा मुनाफा बनी समस्या। उम्मीद तो मोटे मुनाफे की थी, मिल्क पाउडर से 100 करोड़ की फायदे की थी, लेकिन लॉकडाउन की मार ऐसी पड़ी कि मुनाफा तो दूर, मंसूबा मुसीबत बन गया। और अब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी आरसीडीएफ को लॉकडाउन की बड़ी मार झेलनी पड़ रही है। लॉकडाउन से पहले आरसीडीएफ को उम्मीद थी कि संस्था इस बार
स्किम्ड मिल्क पाउडर बेचकर 100 करोड़ रुपए की कमाई करेगी, लेकिन सारा समीकरण गड़बड़ा गया। दरअसल इस बार बाजार में स्किम्ड मिल्क पाउडर की काफी कमी थी, चूँकि RCDF के डेयरी संघों के पास दूध पर्याप्त मात्रा में आ रहा था, इसलिए उम्मीद थी कि स्किम्ड मिल्क पाउडर को बेचकर 100 करोड़ का मुनाफा कमाया जाएगा। तभी लॉकडाउन हो गया और सपने ही रह गए। बिल्कुल बिजनेस सारा खत्म हुआ है। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि भाई जो भी किसानों को जितनी संभव मदद है वो मदद दी जाए। उस लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमने 4-5 लाख लीटर दूध एक्स्ट्रा खरीदा। उस एक्स्ट्रा दूध को हमने घी और पाउडर बनाना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान हर रोज करीब 4 से 5 लाख लीटर अतिरिक्त दूध डेयरियों में आया, जिसे घी और स्किम्ड मिल्क पाउडर यानी SMP बनाकर खपाया गया। अब लॉकडाउन के दौरान जमा हुआ घी और SMP का 14,000 मीट्रिक टन का स्टॉक समस्या बन गया है, जिसे खपाने के लिए RCDF ने मिड डे मील में पाउडर का दूध शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा है। 5 से 6,000 मीट्रिक टन जो हमारे पास में अभी सरप्लस में है, उस सरप्लस पाउडर को हम अगर बच्चों के स्कूल्स में अगर वो चल जाए तो एक उसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है, बच्चों को एक न्यूट्रिशियस फूड भी मिल जाएगा। RCDF को लॉकडाउन की बड़ी मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन उम्मीद बरकरार है। आज भी हम करीब 15-16 लाख 17 लाख लीटर के आसपास दूध हम लिक्विड मिल्क सेल करने की स्थिति में है, और बाकी घी आज भी हमें करीब जो लॉकडाउन के खुलने के बाद में हमारा करीब डबल सेल हो चुकी है अभी भी, और आगे भी धीरे धीरे बढ़ रही है। RCDF का कहना है कि अब उत्पादन के मुकाबले बिक्री ज्यादा होने लगी है, इसलिए चिंता की बात नहीं। अधिकारी कह रहे हैं कि घी और SMP का स्टॉक समय रहते खपा दिया जाएगा और डेयरी संघों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।